नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं स्थानीय साम्राज्यों का उदय, तो आज हम लोग करेंगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो कई इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। और मैंने इन क्वेश्चंस के साथ में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की भी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको बाद में भी जब आप वीडियो प्ले करें बाद में भी आप चीज़ों को समझ सकें और उनको देख सकें। चलिए तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? इसके चार उत्तर दिए गए हैं, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। बक्सर की लड़ाई, दूसरा ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है मैसूर की तीसरी लड़ाई और चौथा ऑप्शन है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका सही युद्ध है प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून सन 1757 को होता है और उसमें अंग्रेज अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था खाली जगह के युद्ध में, यानी कि सिराजुद्दौला कौन से युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था? इसका सही आंसर है प्लासी का युद्ध। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको ऊपर वाले प्रश्न में मिल गया है। ये आया है यूपी पीसीएस मेंस 2005 में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जिसको माना जाता है वो माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को जब पराजित कर दिया है तब उसने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभुत्व की नींव भारत में रख दी है, प्रभुत्व की। आज तो ये 1600 में ही गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? पहला ऑप्शन है अल्बुकर्क, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसिस डुप्ले और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये यूपी पीसीएस मेंस 2009 में आया हुआ है और इसका सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध का मैदान कहां स्थित है? ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। प्लासी युद्ध जो है पश्चिम बंगाल का जो नादिया जिला है भागीरथी नदी के किनारे वहां पर स्थित है, और जहां पर प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। अगला पूछता है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? हम ऊपर से लेके अभी तक देखते आ रहे हैं। 1757 में लड़ा गया, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? पहला ऑप्शन है अलीवर्दी खान, दूसरा ऑप्शन है सिराजुद्दौला, तीसरा ऑप्शन है मीर जाफर, चौथा ऑप्शन है मीर कासिम। एक्चुअली मीर कासिम ने ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, ये 1 2 3 4 एग्जाम्स में पूछा गया भाई। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? इसका ऑप्शन है बक्सर का युद्ध। देखिए, प्लासी का युद्ध ने लोग अंग्रेजों का प्रभुत्व तो स्थापित किया, लेकिन इसको प्लासी के युद्ध को निर्णायक युद्ध के रूप में नहीं देखा जाता है। जो निर्णायक युद्ध होता है वो है बक्सर का युद्ध। इसको हम निर्णायक, ये शब्द याद रखिएगा, निर्णायक युद्ध की बात होगी तो हमेशा बात आएगी बक्सर के युद्ध की, और अगर केवल प्रभुत्व की बात होगी तो ये युद्ध होगा प्लासी का युद्ध 1757 वाला। 22 अक्टूबर सन 1764 को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला
और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। यानी कि तिकड़ी एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ, तभी अंग्रेज जीत जाते हैं। और अंग्रेजों की कमान जो संभाल रहे हैं उस वक्त वो है मेजर हेक्टर मुनरो। तो इस युद्ध के परिणाम से क्या हुआ, जो प्लासी के निर्णय थे कि भाई अंग्रेज बादा ताकतवर हैं, अंग्रेज अब चीज़ों पर राज करेंगे, तो इस बक्सर के युद्ध ने उस जो वहाँ पे जो चीज़ निकल के आई कि भैया अंग्रेज अब स्ट्रांग हो गए हैं, तो ये बात अब साबित हो गई। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? प्रश्न ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन है शाह आलम प्रथम, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, चौथा ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बहादुर शाह जफर तो 1757 की क्रांति के बाद आता है, जब हिंदू मुस्लिम मिलकर इसको शासक बनाते हैं। और औरंगजेब ये आपके उससे पहले की कहानी है। ठीक है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसे माना जाता है? देखिए, मैं हमेशा बार बार आपको जोर दे रहा हूं, निर्णायक की बात जब भी आएगी तो बक्सर के युद्ध की बात आएगी, केवल प्रभुत्व की बात आएगी तो प्लासी के युद्ध की बात आएगी। ये बात याद रखिएगा। तो इंग्लैंड में निर्णायक युद्ध की बात जो आई है सैन्य सफलता, तो वो आती है बक्सर के युद्ध से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना यानी कि अधिकार क्षेत्र में अब भारत उनके आ गया है अंग्रेजों के, तो यहां से ये बात आती है बक्सर के युद्ध के बाद से। ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? एक्चुअली शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। दीवानी का मतलब है उसको परमिशन देना, ठीक है ना। तो ये शाह आलम द्वितीय ने किया था। लेकिन फारूक सियर ने क्या किया था? फारूक सियर ने इनको फ्री, मतलब बिना किसी कर वर दिए हुए जो युद्ध व्यापार करने की जो इनको अनुमति दी थी वो फारूक सियर ने दी थी। लेकिन इनको केवल दीवानी प्रदान यानी कि इनको संरक्षण प्रदान किया वो शाह आलम द्वितीय ने किया था। मैं इसको धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बाद में देखने में आसानी रहे, ताकि आपका कुछ कंटेंट कटे नहीं। अगला प्रश्न है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो बंगाल के नवाब ने की नहीं थी, इंग्लैंड के शासक ने की नहीं थी। भैया जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवानी देनी तो इंग्लैंड के शासक तो करेंगे नहीं, क्योंकि उस वक्त तक इंग्लैंड की परमिशन से तो चीज़ें चल नहीं रही थी ना इंडिया में। अफगान राजा का कोई मतलब नहीं है। तो इसका है मुगल सम्राट, जो आप देख चुके हैं शाह आलम द्वितीय ने दिया हुआ था। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार दिए गए थे? तो ये लॉर्ड क्लाइव का ज़माना है जब उसको अधिकार दिए गए हैं दीवानी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और ये किसने दिए हैं? शहंशाह शाह आलम द्वितीय ने दिए हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, यानी कि कब की, नीचे डेट दी हुई है इसलिए हमें पता चलता है कि यहाँ पर सन पूछ रहा है। तो पहला है 12 अगस्त 1765, दूसरा है 18 अगस्त 1765, तीसरा है 29 अगस्त 1765, चौथा है 21 अगस्त 1765। तो इसका सही उत्तर है 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है,
इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की जो संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनाया था? इसका ऑप्शन है मोहम्मद रजा खां, दूसरा ऑप्शन है सिताब राय, तीसरा ऑप्शन है राय दुर्लभ, चौथा ऑप्शन है सैयद गुलाब हुसैन। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद रजा खान। ये बिहार के पीएससी एग्जाम के प्री में पूछा गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इलाहाबाद की संधि हुई थी, दूसरी संधि जो हुई इलाहाबाद की, वो अगस्त 1765 को हुई और वहीं से 12 अगस्त को फरमान दिया गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव को दे दी गई। अगला प्रश्न है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो पहला ऑप्शन है गारो, दूसरा ऑप्शन है खासी और तीसरा ऑप्शन है कुकी, चौथा ऑप्शन है टिप्रा। वैसे गारो खासी हमारी पहाड़ियों के नाम भी हैं और ये जनजातियों के नाम भी हैं। गारो खासी जयंती आपने सुना पढ़ा भी होगा। तो ये है सबसे पहले जिस जनजाति के संपर्क में आए थे ब्रिटिशर्स, वो था खासी। जो जनजाति थी हमारी पर्वतीय जनजाति, उसके संपर्क में सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? यानी कि सबसे पहले कौन सा लड़ा गया, सबसे बाद में कौन सा लड़ा गया, तो ये क्रम होगा, या ये क्रम होगा सबसे बाद में कौन सा लड़ा गया उसके सबसे पहले कौन सा लड़ा गया, या तो सीधे क्रम में होगा या उल्टे क्रम में होगा, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में होगा। तो बांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाता है कि भैया प्लासी का युद्ध पहले हुआ है और बक्सर का युद्ध बाद में हुआ है ना, तो ये सीक्वेंस गड़बड़ा जाता है। और दूसरा ऑप्शन दे रहा है अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद बांडीवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। ये कहानी सही लगती है, चलिए, लेकिन हमको अभी स्टिक नहीं करना है। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हों तो उसके सारे ऑप्शंस को हमें हमेशा याद में रखना है और पढ़ना है, उसके बाद ही हमको टिक करना है, भले ही हम कितने भी श्योर हों कि हाँ यही आंसर है। हो सकता है नीचे सभी दिया हो, इनमें से सभी, है ना, तो इसलिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं दिया हो, थोड़ा बहुत एक आध शब्द का अंतर हो, तो इसलिए हमको सारे ऑप्शन पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो हम लोग तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, बांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध भाई बांडीवास से पहले हुआ है, तो यहाँ पर बक्सर का युद्ध प्लासी के बाद हुआ है, यानी कि यहाँ पे बीच का सिक्वेंस गड़बड़ हो गया। अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, तो भाई बक्सर का युद्ध बाद यहाँ तो गड़बड़ है सिक्वेंस, इसलिए हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन ही होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि हमें पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद ऑप्शन को टिक करना है। नीचे आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे। कौन सा युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध जून में हुआ है और ये अंबर का युद्ध अगस्त में हुआ है, अगस्त 1749 में हुआ है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है जून के। बांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में हुआ है और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है, याद रखिएगा। तो बांडीवास के युद्ध में 1760 में हुआ है, आपको बताया मैंने। बांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया। फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, तो बांडीवास में युद्ध कहाँ से हो गया उनका? चलिए देखते हैं। ब्रिटिश ने डच को हराया, डच और ब्रिटिश। चलिए, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। एक्चुअली मैक्सिमम जितने भी युद्ध हुए हैं तो उनमें जितनी भी चीज़ें हुई हैं तो दक्षिण की तरफ तो फ्रेंच बड़े ताकतवर रहे हैं, लेकिन अक्सर जब भी लड़ाइयाँ हुई हैं तो ब्रिटिश ही उसमें जीता है फ्रेंच के साथ, और अक्सर ब्रिटिश ही जीता है। बाद में अगर भारतीयों के साथ भी लड़ाइयाँ हुई हैं मुग़ल और इन सब दौर में, तो अक्सर युद्ध में जीत ब्रिटिश की ही हुई है। तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था बांडीवास के युद्ध में, तो इसका ऑप्शन सही होता है सी। ये आया है यूपीपीएससी मेंस 2015 में।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलिखित है। यानी कि कौन, एक तरफ दिए गए हैं आपको युद्ध और एक तरफ दिए गए हैं किस किस के बीच में हुआ। तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। नहीं जी, ये मीर जाफर तो नहीं था, ठीक है ना, ये कासिम साहब हैं, जाफर नहीं है। अगला है बांडीवास का युद्ध, ये फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। हम लोग ऊपर एक प्रश्न भी कराए हैं कि बांडीवास के युद्ध में किसने किसको हराया था। तो बांडीवास के युद्ध में 1760 में ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था। यानी कि बांडीवास का ही युद्ध है जो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है बी। देखते हैं जी। अगला युद्ध है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। तो पहला ऑप्शन है मराठा, दूसरा ऑप्शन है मुगल, तीसरा ऑप्शन है राजपूत, चौथा ऑप्शन है सिख। देखिए, इस प्रश्न का इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है भाई। सब ने उस वक्त में अपने अपने दौर में सब ने वो अंग्रेज शासन का विरोध किया है और किसने फेवर भी किया है। लेकिन 1857 की क्रांति के आते आते सब लोगों की पीड़ा एक ही थी कि भैया हम लोगों के गरीबी, बेरोजगारी और मुफलिसी का कारण जो है केवल अंग्रेज ही हैं जो हमारे यहाँ से सारी संपत्ति का दोहन करके ले जा रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन तब भी यहाँ पर इनका ऑप्शन है मराठा, क्योंकि मराठाओं की शक्ति दक्षिण में बहुत ज़्यादा थी। और मुग़लों का हाल ये है, तो कुछ ने फेवर किया, कुछ ने उनको दीवानी भी दी, कुछ ने उनका साथ भी लिया और बाद में किसी ने उनका अपोज भी किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए। रणजीत सिंह ने के राज्य में सम्मिलित था। मैंने आपसे बात की थी रणजीत सिंह का शासन क्या कहाँ कहाँ रहा है। तो रणजीत सिंह का शासन रहा है आपके राजस्थान की तरफ, ठीक है, उसके आसपास के इलाकों में। ठीक है, तो वहाँ पर काबुल तक तो नहीं पहुँचे हैं, मकराना का पत्थर फेमस है, वहाँ तक भी नहीं पहुँचे हैं। श्रीनगर में हरि सिंह और उनकी पीढ़ियों का उनके पूर्वजों का शासन रहा है, तो वहाँ पर भी रणजीत सिंह का राज्य शामिल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर अपना अलग शासन जम्मू कश्मीर में हमेशा से रहा है। जल्दी हम कश्मीर पे बात करेंगे, कश्मीर पे एक डिटेल डिस्कशन बात करेंगे हम लोग। तो इसका सही ऑप्शन है दिल्ली। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। पहला ऑप्शन है सुकरचकिया, दूसरा ऑप्शन है संघवालिया, तीसरा ऑप्शन है अहुलवालिया, अगला ऑप्शन है रामगढ़िया। तो ये है सुकरचकिया मिसल से संबंधित रणजीत सिंह जी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। तो महाराजा रणजीत सिंह के शासन था, लाहौर राजधानी थी इनकी। ये बड़े वैज्ञानिक सोच के इंसान थे, मैथमेटिशियन भी थे कुछ। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ से। पहला ऑप्शन है शाह सूजा से, दूसरा ऑप्शन है जमान शाह से, तीसरा ऑप्शन है दोस्त मोहम्मद से, चौथा ऑप्शन है शेर अली से। बेसिकली शाह सूजा की इन्होंने युद्ध में मदद की थी। तो शाह सूजा की जब इन्होंने युद्ध में मदद की तो शाह सूजा ने इनको प्रसन्न होकर कोहिनूर का हीरा दिया था। तो ये है रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह सूजा से प्राप्त किया था। इसका सही आंसर है ए।
निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ये कथन है महाराजा रणजीत सिंह का ही। इन्होंने बोला है कि मैं एक्चुअली ये बड़े लिबरल टाइप के इंसान, सिंपल सी बात है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान नॉलेजेबल होगा, यानी कि जो इंसान शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो नैरो सोच नहीं रखेगा। किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के प्रति उसकी एक नैरो सोच नहीं होती है। तो रणजीत सिंह भी बहुत विद्वान आदमी हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं, तो इसलिए इनकी एक सोच है कि मैं सभी धर्मों को समान आँखों से देखूंगा, यानी कि उनके लिए सभी धर्म समान हैं। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? हरसिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनियाल सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो थे खड़क सिंह, जिनके बारे में आपने अक्सर सुना भी होगा गानों में। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, बहुत कद्दावर शासक थे, और मतलब इनकी जो वाइब्रेंट युद्ध नीति थी वो बड़ी अच्छी रही। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह। खड़क सिंह तो वैसे रणजीत सिंह के बाद आ गए। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सिंपल सी बात है, ये जब जो शासक है ये सिख साम्राज्य है, ये ऊपर तक ही सीमित रहा है, यानी कि उत्तर तक, पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों तक सीमित रहा है। सिंध में भी रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसके बारे में इनकी अंत्येष्टि नासिक में नहीं हुई, और इन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा। छोड़ा था भाई, ठीक है ना। वो है कभी भी रूस नहीं गए थे, तो भाई रूस तो गए थे, ठीक है ना। बहुत अच्छी इन्होंने रणनीति भी बनाई थी रूस के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला कथन जो सत्य है इस पूरे, एक्चुअली ये जो इस तरीके के प्रश्न होते हैं जहाँ पर आपको नहीं लगा के वो कंफ्यूज कर देता है, तो इसलिए इन जहाँ पर कहीं भी इस टाइप के प्रश्न हो तो आप उस नहीं के ऑप्शन को ज़रा ढंग से पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, नहीं आगे लिखा होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से लेकर 1769 तक हुआ है, तो इसमें कौन विजयी हुआ? आंग्ल मैसूर युद्ध में जो विजय हुआ था वो हैदर अली हुआ था, ठीक है ना। मैसूर का साम्राज्य हैदर अली टीपू सुल्तान का पिता, ठीक है ना। तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ था। एक्चुअली बाद में इसके ही सैनिकों ने इसको दगा दे दिया, तो ये कमज़ोर हो गया, तो इसकी वजह से बाद में ये कमज़ोर होता गया। लेकिन इसके लड़के टीपू सुल्तान ने बहुत मदद की, लेकिन उसके साथ भी बाद में वही हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए वो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, तो ये थे सर आयरकूट। कैप्टन पोपहेम ने नहीं किया, सर हेक्टर मुनरो नहीं किया, जनरल गोडार्ड ने भी नहीं किया। सर आयरकूट ने ब्रिटिश जनरल हैदर जो थे उन्होंने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। ये झारखंड के पीसीएस प्री में पूछा गया 2003 में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी, कहावतें हमने आपसे बात की थी, टीपू सुल्तान ने राजधानी अपनी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम, और वहीं पर उसकी रक्षा करते हुए वो वीरगति को प्राप्त भी हो जाता है और बहुत अच्छे से युद्ध लड़ता है। लेकिन सैनिक कम है उसके पास और ब्रिटिश सेना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो अपनी युद्ध की उसमें पराजय होती है उसकी। लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए लड़ता है और वीरगति को प्राप्त करता है। तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम।
मैंने आपसे जब बात की थी साम्राज्य के उदय तो टीपू सुल्तान के बारे में बात की थी, उसने बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी पूरी सेना को डिसिप्लिन किया, ऑर्गेनाइज किया, ट्रेन किया, ठीक है ना। उसने बहुत सारे जो मुस्लिम मजदूर थे उनको लगाकर, कारीगरों को लगाकर, लोकल टाइप ने हथियार भी बनवाए उसने बहुत सारे। तो और उसने अपने जो उसकी पावर थी, मेन पावर थी उसके दूतावास, मतलब गुप्तचर विभाग जो उसका था बड़ा स्ट्रांग था। तो उसी गुप्तचर विभाग के बूते उसकी जो स्ट्रेंथ थी और बढ़ जाती थी। तो ये था टीपू सुल्तान जिसने दूतावास स्थापित किए थे विदेशों में भी। तो इसका सही उत्तर है डी। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। हैदराबाद में नहीं हराया, पोलीपुर में ही हराया था। और श्रीरंगपट्टनम में वो खुद ही हार जाता है, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और निजामाबाद तक उसकी लड़ाई का कोई असर होता नहीं है। तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीपुर में हराया था। एक्चुअली उस वक्त ब्रिटिश सेना में भी जो घेरेबंदी थी उसको हटाने के आदेश दे दिए गए थे। जो इन्होंने अपने फैक्ट्री के आसपास जो भी चार दीवारियाँ बनाई थी, तो फ्रेंच के चक्कर में इनको भी मना कर दिया गया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? वो टीपू सुल्तान के साथ ही की थी। श्रीरंगपट्टनम उसी की राजधानी थी भाई। तो इसका सही आंसर है सी। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान 1799 में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है 1799। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। बेगम समरू ने, देखो माउंट आबू चर्च है नहीं, माउंट आबू शिव का प्रसिद्ध है। नैनीताल में भी चर्च नहीं बनवाया। ये है सरदना का चर्च। और बेगम समरू का कानपुर से तो वास्ता रहा नहीं भाई। तो इन्होंने, बेगम समरू ने सरदना में एक प्रसिद्ध चर्च बनवाया है और बहुत अच्छा चर्च है ये। इस निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। नहीं जी, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को तो पराजित किया नहीं था। अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, नहीं जी, ये भी नहीं है। तृतीय आंग्ल युद्ध मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। ये बात हम ऊपर कर चुके हैं कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिल गया। देखो यहाँ पर आपस में शासक, जो मुस्लिम शासक है, वही आपस में एक दूसरे के ऊपर षड्यंत्र रख रहा है। देखिए सिंपल सी बात हमको एक याद रखनी है कि यहाँ पर धर्मों का गेम कभी नहीं रहा है। गेम रहा है सत्ता का। जो जिसको सत्ता दिलाने में मदद करेगा वो उसका है, और जो जिसको सत्ता में हटाने का काम करेगा वो उसका नहीं है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हिंदुओं ने आपस में भी लड़ाइयाँ की, मुस्लिमों ने भी आपस में लड़ाइयाँ की, आपस में हिंदू मुस्लिम में भी लड़ाइयाँ हुई। उसका जो पॉइंट था वो कभी धर्म नहीं रहा। उसका पॉइंट जो रहा है हमेशा वो रहा है सत्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि पहला है नहीं, दूसरा है नहीं, बचता है तीसरा। यानी कि पहले में भी तीनों ऑप्शन है, ये तो होने से रहा। सी में भी 2 और 3, दूसरा ऑप्शन हमारा है नहीं। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है जो सही है, यानी कि हमारा यहाँ पर केवल तीसरा पॉइंट सही है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी भाई।
तो इस तरीके से हमारी पूरी ये मुगल स्थानीय साम्राज्य के उदय से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसकी सीरीज खत्म होती है। नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है, उसका पूरा प्रभुत्व स्थापित होता है भारत के ऊपर। उसमें कौन कौन से वायसराय जनरल कौन कौन से होते हैं जो क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अधिक से अधिक लोगों से शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि उनको अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।